सुना प्रोग्राम जवाब खप्पे के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं, बहुत से इश्यूज हैं उनके सामने, इमिग्रेशन हो, इकॉनमी हो, दुनिया के अंदर जो जंगें हो रही हैं, आपको पता है मिडिल ईस्ट है, यूक्रेन, रशिया, और आपको पता है काफ़ी कोल्ड वॉर्स भी हैं, चाइना, रशिया, इसके साथ क्या हालात होते हैं, और उसी के साथ पाकिस्तान के हालात। और आपको पता है बड़े अहम स्टेटमेंट्स ख्वाजा आसिफ ने भी जिस तरह कहा है कि लोगों का ख्याल है और लोग जिस तरह के तवक्कुआत रख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना, बानी पीटीआई के हवाले से कोई बड़ा फैसला करेंगे। जुल्फी बुखारी साहब, आपको पता है कि वो काबीना में थे, बड़े अहम जानी पहचानी शख्सियत थे, बड़े अहम करीबी समझे जाते हैं आज भी। आपको पता है मैन सुर्खी यानी कि मैन अखबारों में लगी हुई थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम से बात करेंगे और उनके सन इन लॉ से बात करेंगे, उनकी बेटी से बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के हवाले से, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से और बानी पीटीआई की आज़ादी के हवाले से, जेल से रिहा करवाने के हवाले से ये बातें, ये डिस्कशंस हो रही हैं। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुकी हैं, अभी भी एमएनए है, मरकजी क़यादत हैं, वोमेन इन कराची की प्रेसिडेंट हैं, शाहिदा रहमानी साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। अब तवक्कुआत हैं, डोनाल्ड ट्रंप से तवक्कुआत हैं। आपको पता है पीपल्स पार्टी की क़यादत भी हमेशा जेलों में ही रही है, आपको पता है स्ट्रगल की है, केसेस लड़े हैं, अदालती निज़ाम को और अदालत से रिलीफ हासिल किया है, आपको पता है। लेकिन कभी नहीं कहा कि हमने फ़लाँ को कहा है कि हमारे केसेस माफ़ कर दें, फ़लाँ हुकूमत आएगी, रिपब्लिकन की आएगी, डेमोक्रेट्स की आएगी तो हमें रिलीफ मिलेगा, आज़ादी मिलेगी। क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, हमेशा जद्दोजहद की और मुल्क में रहकर से वफादारी की। और जब बीबी शहीद का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उन्हें असिस्नेशन हो गई, तो उसके उस वक्त भी जब मुल्क तोड़ने की बात हुई तो सदर जरदारी साहब ने आगे बढ़ के पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और पाकिस्तान को बचाया। तो पीपल्स पार्टी ने जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को नाकर्दा गुनाह में फांसी पे लटका दिया गया, उस वक्त भी अदालतों पे हमले नहीं किए गए। एहतजाजन लोगों ने खुद सोजी की, जेलें काटी, फांसी पे चढ़ गए, कोड़े खाए, लेकिन इस तरह की बातें। लेकिन वो लोग जो पॉलिटिकल नहीं होते, जो गैर सियासी होते हैं, वो हमेशा सहारे ढूंढते हैं। आपने देखा, कभी वो एम्पायर की उंगली का इशारे के मुंतजिर होते हैं, कभी वो जो है वो कहते हैं कि जी हम हमारे हक में अदलिया आ जाए, कभी वो ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम पॉलिटिकल जमातों से बात करेंगे, हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए हम चाहते हैं कि डायलॉग्स हों, कभी नहीं कहा। वो हमेशा दूसरों की तरफ देखते रहो। यही वजह है, यही वो बात है कि वो जो कहते थे कि हम एब्सोल्युटली नॉट और हम गुलाम नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित किया अपने अमल से कि वो वाकई गुलाम है। और वो हमेशा ये देख रहे हैं कि अगर ट्रंप आ जाएगा तो हम इस तरह हो जाएंगे। और आज भी वही बात हो रही है कि जी हमें निकालें। देखिए, वो अपने मुल्क से वफादारी का उठाते हैं, जिस तरह हम लोग वोट लेते हैं तो अपने मुल्क से वफादारी का। तो वो अपने मुल्क में जो उनके लिए बेहतरीन अच्छी पॉलिसी होगी उस पर अमल करेंगे। पहले भी ट्रंप ने जो किया, तारकीन वतन को बाहर किया, मोस्टली उनकी ये प्रायोरिटी थी कि हम अमेरिका को डेवलप करें, और आज भी उनकी यही है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं मुस्तहकम करूंगा, तो वो काम करेंगे। उन्हें हमसे कोई सच को ना लेना ना देना, वो सीधी सी बात है। वो काम करेंगे जो अमेरिका के मुफाद में होगा। और जहां तक रही बात, तो दो तरफा ताल्लुकात थी, वो कंट्री टू कंट्री होता है, पर्सन टू पर्सन कहीं पे भी नहीं होता। कोई किसी का पर्सनल दोस्त नहीं होता। जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा तो वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से ही बात होगी, और इसी तरह गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट से पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात होगी। और ये कहना कि वो हमें रिहाई करवाएंगे, तो कोई भी किसी के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। अदालतें काम कर रही हैं, आपके यहाँ गवर्नमेंट काम कर रही है, आपकी पार्लियामेंट काम कर रही है, तो कोई आपके लिए क्यों आएगा? जिस तरह शाहिदा साहब आपने कहा कि सॉवरेंटी होती है, हर मुल्क के अपने कवानीन हैं, आपको पता है जमहूरी निज़ाम होता है। कैपिटल हिल पे हमला हुआ, वो लोग आज भी गिरफ्तार हैं, सज़ाएं
भुगत रहे हैं, आपको पता है यहाँ का एक अपना निज़ाम है, आपको पता है कि एक सियासी जमात ने जो इस मुल्क के अंदर किया और एक सियासी जमात किसी दूसरे मुल्क के सरबराह को ये कहे कि वो इन्फ्लुएंस करे कि किसी दूसरे मुल्क के निज़ाम के अंदर और उसकी खुद मुख्तारी के अंदर मुदाखलत करे, तो मतलब तो उनके ऊपर तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। क्या कहेंगी? बिल्कुल इम्तियाज, देखें अभी लास्ट आपको याद होगा 2-3 मंथ बिफोर जब अमेरिकन सेनेटर्स ने तकरीबन उनके कुछ सेनेटर्स ने साइन किया, रेजोल्यूशन मूव की और रेजोल्यूशन पास की, तो उसके जवाब में पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन 160 पार्लियामेंटेरियन ने भी लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को और अपने मुल्क में मुदाखलत के खिलाफ एहतजाज किया। तो देखिए हर शख्स अपने मुल्क से वफादार होता है, हर मुल्क के अपने कवानीन होते हैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया। तो ये किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती, ना तो अमेरिका इजाजत देगा कि हम उनके मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी करें। जब ट्रंप पे केसेस हुए तो क्या पाकिस्तान उनकी हेल्प के लिए गया? तब उन्होंने अदालतों को खुद फेस किया, अपनी सजा काटी। इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर किसी के ऊपर केसेस हुए, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पे, सदर आसिफ अली जरदारी, जिन पे तमाम के तमाम इल्जामात जो थे वो बेगुनाह साबित हुए और उन्होंने 11-12 साल जेल काटी, तो क्या वो उन्होंने कहा कि कोई ट्रंप आके या कोई बाइडेन आके या कोई और बुश आके कोई आके उन्हें रिलीज कराएगा? अदालतों को फेस किया जाता है। और अगर सियासी मुकदमात होते हैं या अगर आपने कुछ किया, अब 9 मई जैसे वाकयात, अगर इदारों पे आप हमले करते हैं, मुल्क की सलामती के लिए खिलाफ आप बात करते हैं, आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को और वर्ल्ड बैंक को, IMF को लेटर लिखते हैं कि पाकिस्तान को मदद ना की जाए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट किया जाए, पाकिस्तान की आप खुदा न खास्ता आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतशार हो, इंसर्जेंसी हो, सियासी इस्तेहकाम ना हो, माशी इस्तेहकाम ना हो, तो ये पाकिस्तान से वफादारी तो नहीं हुई। फिर सिर्फ एक शख्स के लिए आप ये चाहते हैं कि वो करप्शन भी करे, वो चोरी भी करे और उसको कोई बुरा ना कहे। एक ऐसा कल्चर प्रमोट कर दिया है जिसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे खड़ा किया। अब जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, माशी स्टेबिलिटी आ रही है, आप देखेंगे माशी अशारिया मस्बत सिमत में जा रहे हैं, तो फिर इस तरह की अफवाहें, इस तरह की बातें, सोशल मीडिया का मिसयूज करना। आप देखिए लाहौर में कितना बड़ा वाकया बना के पेश किया गया और जब देखा तो कुछ भी नहीं था। तो इस तरह की बेबुनियाद बातों को परवान चढ़ाना, मुल्क में इंतशार की कैफियत पैदा करना, ये इनका काम है। ये लोग पॉलिटिकल नहीं है और यही वजह है कि ये इस तरह की हरकत सकना। बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है। कोई भी निज़ाम हो, कहीं की भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत आए, किसी दूसरी हुकूमत के अंदर कोई मुदाखलत करके किसी को रिलीफ देना और किसी से रिलीफ लेना, ये तो मुदाखलत होती है। ब्रेक जो टाइम थी ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन्स करते हुए। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुकी, मरकज़ी क़यादत हैं, सीनियर रहनुमा है, वुमेन सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी, अभी भी मरकज़ी क़यादत हैं, तहरीक इंसाफ की नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब की आपको पता है जीतने के बाद यानी कि अब वही प्रेसिडेंट बनेंगे और तवक्कुआत, तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत, पहले भी उन्होंने कहा कि उनके आने से बानी PTI आज़ाद हो जाएंगे, एक सपोर्ट मिलेगी। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमताज साहब, मेरे ख्याल में तो आप उनका बयान सुन चुके होंगे जो उन्होंने खान साहब ने दिए है जेल से आज कि मुझे मतलब इस बात की उम्मीद मत रखें कि मैसा मुझे रिहाज लाएगा। उन्होंने खुद ही पुरअमन एहतजाज करके लड़ाई चला दी है। ये वो अच्छा कि वहां से वो आए और उसके बाद फिर इस तरह की चीज हो, तो उनका बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है लेना देना। हाँ ठीक है, वो उसके साथ अच्छी दोस्ती होगी थी ट्रम्प के साथ, क्योंकि ट्रम्प ने कोई बात लिखी थी अपने और जिसका बहुत से जवाब दिया जो उसको अच्छा लगा, क्योंकि ये जितनी हुकूमतें होती हैं इनको स्ट्रॉन्ग लोग अच्छे लगते हैं जो खड़े होकर मुकाबला करें। और फिर जब खान साहब आ गए, उनसे मुलाकात की तो
ये चीज की कुर्सी बदल गई। आपको पता ही है कि उनकी बेगम ने भी करते हैं के साथ, खान साहब के साथ, तो काफी अच्छा मतलब वो ट्रिप रहा। लेकिन फिर दूसरी हुकूमत आ गई जो कि मुसलमानों के बेटियां चला रही है। आप देखते हैं मैडम आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा आप आगे पीछे हो तो थोड़ी सी आपकी आवाज में क्लैरिटी आए, क्योंकि आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे। मैडम आपकी आवाज सही नहीं आ रही, बात करें मैडम, बात करें। पार्टी हम कोशिश करेंगे एक दफ़ा दोबारा कनेक्ट करें। जिस तरह के हालात हैं आपको पता है, दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो उसके ऊपर एक बड़े तबसरे होते हैं, तनकीद भी होती है। वहाँ की जमहूरियत सिस्टम आपको पता है इतना मजबूत है, नॉर्म्स वैल्यूज़ आपको पता है, उनकी इकॉनमी, सियासत एक सुपर पावर है। और वहाँ अगर कोई भी हुकूमत यानी कि डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन, आप बात करें नुसरत भाई साहब, आप बात करें। जी, मैं आपसे अर्ज ये कर रही थी कि ट्रम्प जो है ये जंगों के खिलाफ है, और ये जो पार्टी है बाइडेन की, ये हमेशा से ये लोग इसी तरह के हैं। 9/11 बुश के ज़माने में हुआ, फिर उसके बाद ओबामा जब आया, तो फिर उसके बाद मतलब ये हमेशा से मुसलमानों को मरवाते हैं। आप देख लें, इराक को देख लें, लीबिया को देख लें, शाम को देख लें, यमन को देख लें, और अब फलस्तीन का है, और उसके साथ साथ अब ईरान के ऊपर भी आएंगे और यमन के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। तो ये इन लोगों को मुसलमानों से नफरत है, जबकि इसका ट्रम्प का ये है कि वो जंग नहीं चाहते। वो यूक्रेन की जंग को भी मोस्ट प्रोबेबली खत्म करवाएंगे, और उसके बाद पूरी दुनिया में चाहते हैं कि अमन हो, चाहे वो रशिया है, चाहे वो चीन है, चाहे अमेरिका है, कोई भी मुल्क है, उनको सबको लेके चलेंगे अपने साथ, और मुल्क में दुनिया में अमन लेके आएंगे। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ट्रम्प के बारे में। तो मैं समझती हूँ कि ये इससे जाहिर है होप हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है, हम सबके अंदर, कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो सेल्फ मेडिकेशन जो हो रही है, आप समझ लें कि जिसको मर्जी पकड़ो, उठा के ले जाओ, जितना मर्जी मारो, उसकी शक्ल बिगाड़ के बाहर छोड़ दो, कोई पूछने वाला नहीं है। अदालत सिर्फ ये कहती है कि आप बाजियाब कराएं, बाजियाब हो जाए, वो किस सूरत में बाजियाब हो रहा है उससे ना पूछा जाएगा कि आपको किसने अगवा किया था, और ना अथॉरिटी से पूछा जाएगा कि आपको कैसे पता था कि 24 घंटे के अंदर आ जाएंगे। आप मुस्तफीन का हाल देख लें, आप खान साहब के वकील का हाल देख लें, या उससे पहले इमरान रियाज फला फला फला। तो ये सब इंतहाई बड़ी तकरीबकारी हो रही है इस मुल्क में, और अभी भी MNAs के घर घुस जाते हैं और कहते हैं कि जी उनको उनका पता बताएं, वरना हम ख़वातीन को करते हैं ज़ुदो को, बच्चों को मारते हैं, गिरा देते हैं बिस्तर से। तो 100 साल की माँ को मार रहे हैं, उस बेचारी की हालत बुरी। तो ये इस किस्म की हरकतें जो हो रही हैं इस मुल्क में, जाहिर है किसकी शय के ऊपर हो रही है, नून लीग का भी हाँ नुसरत भाई साहब, एक सवाल आपसे, एक सवाल। जुल्फी बुखारी साहब, आपको पता है बड़े अहम, आपको पता है मोहतरम जनाब बानी PTI के रहे हैं, आपको पता है जब वजीर आजम थे भी, उससे पहले भी, अभी भी आपको पता है काबीना का हिस्सा भी थे। उन्होंने कहा है कि मैं ट्रम्प की टीम के साथ मिलूंगा, उनकी बेटी के साथ, उनके सन इन लॉ से बानी PTI को आज़ाद करवाऊंगा, जो हमारे साथ हो रहा है उसके बाद में उनको बताऊंगा कि क्या हमारे साथ हो रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सर मैं समझती हूँ कोई बुरी बात नहीं है। उनको जुल्फी बुखारी को आजकल PTI का वजीर खारजा कहा जा रहा है। जुल्फी बुखारी हो, शहबाज गिल हो, इसके अलावा और अमेरिका में बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हैं जो मिल के काम कर रहे हैं, और जिन्होंने सपोर्ट भी किया है ट्रम्प को। और डॉक्टर इन लॉ है, एक्चुअली सन इन लॉ नहीं, डॉक्टर इन लॉ है, जिससे उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने सारे को तफसील बताई थी। और वो कह रहे हैं कि हम सब जो चीजें टेबल करेंगे ताकि उनको अच्छी तरह पता चले कि क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में और किस किस तरह हो रहा है।
तो अभी तो मैं एक व्लॉग सुन रही थी थोड़ी देर पहले, तो उसमें ये था कि जुल्फिकार बुखारी को अपनी जान की बहुत हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सारे जो इकट्ठे हुए हैं यूरोप में और कुछ अमेरिका में इधर उधर, ये तो प्लान करेंगे इस तरह का कि लोगों को जो सपोर्ट करने वाले हैं पीटीआई को या खान साहब को, उनके साथ कोई बहुत ही सीरियस किस्म का एक्शन और या रिएक्शन जो भी है वो किया जाए, ताकि बाकी लोगों की हिम्मत जो है वो जवाब दे जाए। तो अब देखें क्या होता है, कुछ कहा नहीं, वक्त अभी तो जनवरी में वो वोट लेंगे और प्रेसिडेंट हाउस संभालेंगे। नुसरत भाई साहब, ये आईनी तौर, कानूनी तौर, इखलाकी तौर किसी मुल्क के प्रेसिडेंट को कहना कि आप हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करें, आईनी, कानूनी, इखलाकी तौर किसी सियासी रहनुमा की को सपोर्ट करवाना, रिहा करवाना, आप इसको बेहतर समझती हैं मुदाखलत को? ये आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ। ये आपको नहीं पता कि ये हुकूमत किस तरह आई है? आप बताएं मुझे कि हुकूमत की मुदाखलत थी हमारी हुकूमत में, गवर्नमेंट गिराई गई, उनको कहा गया कि गवर्नमेंट गिराओ नहीं तो तुमको सजा मिलेगी, अगर नहीं गिराओगे तो तुमको सजा मिलेगी, गिराओगे तो इनाम मिलेगा। किसने तो उन्होंने गिरा दी हुकूमत, अमेरिका के कहने के ऊपर डोनाल्ड लू या क्या नाम है उस आदमी उसके बाद तो आपने स्टेटमेंट्स वापस ले लिए थे, आपने कहा था कि ये साजिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बाजवा साहब, साजिश तो हमारे लोगों ने मिलकर की है ना, उन्होंने तो सिर्फ आपको कहा है, उन्होंने तो एक उंगली पकड़ाने को कहा था शायद कि आप इसकी हुकूमत टॉपल डाउन कर दें, लेकिन हमने सिर्फ उसकी हुकूमत टॉपल डाउन नहीं की, बल्कि उसको पकड़ के जेल में भी डाला, उसके कारकुनों को जेल में डाला, इंतखाबी निशान ले लिया, उसका सारा तबाह बर्बाद कर दिया, इलेक्शन में हिस्सा लेने न दिया गया, लोगों को मारा गया, कूटा गया, कैद में डाला गया। 50 साल के लोग आज भी कैद में पड़े हैं। डॉक्टर यास्मीन को देख लें, कहते हैं कि लाहौर का शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जो उनके हाथ से पैदा ना हुआ हो। वो औरत जो इतनी सिंपैथेटिक है कि उसके बारे में मशहूर था कि अगर तुम्हारे पास फीस नहीं तो तुम डॉक्टर यास्मीन के पास चली जाओ। इस तरह के हालात वाली औरत को पकड़ के जेल में डाला हुआ है, और डाला हुआ है, कोई इरादा नहीं है कि उनको निकाला जाए या कुछ किया जाए। उमर चीमा को देख लें, गवर्नर लाहौर रहते हैं, वो उनके साथ क्या हो रहा है, वो लगता है कोई जैसे 80-85 साल के बूढ़े हो गए हैं, वो बाल बिल्कुल सफेद, हाथ काम नहीं करता, पैरालाइज हो गए, दोस्त में व्हील चेयर पर बैठे हैं। उसके अलावा आप देख लें कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। खान साहब का भांजा जो है उसको देखें, 1.5 साल से वो फौजी अदालत भुगत रहा है। तो ये सब किसके कहने के ऊपर हुआ है? बड़ी मेहरबानी नुसरत वाहिद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आप ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन खे अॻिते वधाईंदो। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर तज्जिया निगार, एकेडमिक कॉलमनिस्ट, आप उनका भी तज्जिया सुनते रहते हैं, और मिडल ईस्ट के ऊपर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, यूक्रेन, रशिया, चाइना, अमेरिका और इलेक्शन। आपको पता है यूएसए के इलेक्शन पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत के आए हैं, उसके ऊपर ज़रूर तज्जिया लूँगा। ब्रिगेडियर रिटायर तारिक खलील साहब मेरे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मीर साहब कैसे हैं? ब्रिगेडियर साहब, क्या होने जा रहा है? आपको पता है कि अमेरिका के अंदर पॉलिसी इतनी जल्दी से तब्दील तो होती नहीं है। मिडिल ईस्ट, चाइना, रशिया, क्या होने जा रहा है? आपको पता है जो जंगें आपको पता है कंटिन्यू है, क्या इसको खत्म करने में कामयाब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? मीर साहब की इस मौजू पे हमने काफी डिस्कशन पहले भी की है। सही। उनका जो मैनिफेस्टो है, जो जिसके ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा था कि मैं ये दवाइयां दोनों बंद करा दूंगा। सही। अब जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, उनके अपने जो थिंक टैंक हैं, अभी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई है, परसों या 2 या 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, सही, लारोश फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम वाशिंगटन में गालतन हुई।
उसमें जो स्पीकर थे उनका यही राय थी कि जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है वो जंग हार चुका है, अब उसको खींचा जा रहा है जंग को, और उसका नुकसान ही होगा आगे जाके। खतरा ये है कि इट कैन कन्वर्ट इनटू थर्मोन्यूक्लियर वॉर, जो कि बड़ी कैटास्ट्रॉफिक होगी। तो आपको याद होगा कि ये बात जो है ट्रम्प साहब भी पिछले हफ्ते गालिबन रैली में उन्होंने कहा कि मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने दूंगा। सही। इसका मतलब है उनके अपने जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बात का एहसास करते हैं कि अगर इन जंगों को ना रोका गया तो एस्केलेट होके इसमें बहुत सारे दूसरे मुल्क इन्वॉल्व हो जाएंगे और जिसका बहुत मैनकाइंड को नुकसान होगा। एक मीटिंग गालिबन आज हो रही है या कल हो रही है हंगरी में, यूरोपियन यूनियन की पॉलिटिकल कमेटी की। सही। वो बड़े कंसर्न है इस बात पे कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प साहब ने कहा है कि मैं जंग बंद करा दूंगा, तो वो इस बात पे कंसर्न है। अब देखें वो पॉलिटिकल कमेटी का क्या अनाउंसमेंट आती है, क्या एलानिया आता है, तो ये पता लग जाएगा कल तक। ब्रिगेड साहब, जहां तक गजा का ताल्लुक है, हाँ करें हाँ इस पे कमेंट्स करें गजा के ऊपर। जहां तक गजा का ताल्लुक है, ये भी मेरा ख्याल है कि मिस्टर नेतन्याहू हैज बीन क्लियरली टोल्ड कि सीज फायर की तरफ जाए। तो लेट्स सी क्या होता है। ब्रिगेड साहब, डार्क रिटोरिक की बात की गई, क्योंकि आपने भी सुना, मैंने भी ये टर्म सुनी अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर, डार्क रिटोरिक की, नेटो के हवाले से। क्योंकि आपको पता है जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इलेक्शन कैंपेन में, विल यूएसए विथड्रॉ फ्रॉम नेटो? नहीं, देखिए आपको याद होगा जब ट्रंप साहब का पिछला दौर था तो उस वक्त भी ट्रंप ने 2-3 बड़ी कैटेगोरिकल अनाउंसमेंट की थी और अमल भी किया था। सही। जिसपे काफी टेंशन हुई थी बिटवीन द अमेरिका एंड नेटो। एक तो उन्होंने कहा था उस वक्त कि देखे अगर यहाँ पे ये हमारी फौजों को रखना चाहते हैं तो दे हैव टू पे फॉर इट। और दूसरा कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल थे जिनके ऊपर इख्तलाफ था। तो उस वक्त पे और आज के दौर में तो आफ्टर यूक्रेन वार 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, गजा को साल से ज्यादा हो गया है, ग्राउंड रियलिटीज में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। चाइना एज उभर के एज ए सुपर पावर इकोनॉमिकली ऊपर आ गया है। रशिया एज जो इनकी तवक्कुआत के बरअक्स उभर के ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऊपर आ गया है। और अभी जो ब्रिक्स की जो लास्ट मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने जो एलामिया जारी किया है उसमें बड़ा क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर दिया है कि जो दौर था कॉलोनियलिज्म का वो खत्म है और एक नया चैप्टर इन द इंटरनेशनल अफेयर्स ओपन होगा जिसमें देयर विल बी नो मोनो सुपर पावर बट देयर विल बी multipolarity in the world. That means there will be 2 more superpowers. One is China and the other is Russia. बिरगे साहब, आखिरी सवाल है, इमिग्रेशन, इकोनॉमी एंड पोलराइजेशन अमेरिकन सोसाइटी के अंदर आपको लग रहा है कि पोलराइजेशन खत्म होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी? क्योंकि आपको पता है एक टर्म यूज की गई थी प्रोटेक्शनिज्म की, कि हम अपनी प्रोटेक्शनिज्म करेंगे इकोनॉमी को और जो है कोई इंटरवेंशनिज्म नहीं होगी। क्या आपको लग रहा है कि इस करने में कामयाब जाएंगे? लेकिन साहब देखें, इकोनॉमी जो होती है ना दुनिया की वो इंटर रिलेटेड है और इंटेग्रेटेड है। जहां तक
बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा था ट्रम्प ने कि मैं टैरिफ्स को बढ़ाऊंगा, और कल जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है उन्होंने गालबन 60% टैरिफ्स लगाने की बात की है। सही। और आप देखिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कल रीबाउंड हुआ है और 3.87 परसेंट बढ़ा है। इसी तरह चाइना ने में भी कंसर्न शो किया है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि अगर टैक्स लगे, टैरिफ लगाएंगे हमारी चीजों पे, तो हम भी टैरिफ लगाएंगे। तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन ने तो वार्न किया है कि जो और लग्जरी गुड जो चाइना इंपोर्ट करता है उस पर वो गालबन 60% टैक्स लगाएगा या 50%। इसी तरह यूरोप ने कहा कि आप जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें देते हैं इस पे हम 50% प्लस टैक्स लगाएंगे। सो एक टैक्सेशन वॉर तो मेरा अपना ख्याल चलेगी, और उसमें इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो बड़े मुल्क तो अपनी जगह है, छोटे मुल्क ज्यादा सफर करें। बड़ी मेहरबानी ब्रिगेड साहब, आपने टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। जो हालात हैं आपके सामने, देखते हैं कि आगे क्या होता है, जो कमिटमेंट्स की गई हैं उसका क्या होता है। आपको पता है कि जो सियासत में जो आपको पता है कि जल से जुलूस होते हैं, उसमें जो कमिटमेंट्स की जाती है वो थोड़े से ज़्यादा उसमें बयानात होते हैं। जब प्रैक्टिकली गवर्नमेंट की जाती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। नाज़रीन, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।